ठीक। कल में से कोई कंफ्यूजन है? डाउट्स कल में से? कुछ नहीं है? छत्तीसगढ़ की जानकारी सबसे पहले जो है किसने उल्लेख किया था छत्तीसगढ़ के बारे में? किसकी जमाबंदी पुस्तिका में? कल्याण साय की जमाबंदी पुस्तिका। हैविट और चिज्म ये कौन है? राजस्व अधिकारी है। ठीक। छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ के जो कालखंड में पहला कालखंड कौन सा कालखंड है छत्तीसगढ़ इतिहास में? प्रागैतिहासिक। देखो मेन जो सेगमेंट हम जैसे इंडिया को समझे हैं लगभग उसी तरह से इनको तोड़ दो, इनको ब्रेक करके करें हम एक्चुअल में वो। ठीक है। अब स्थानीय स्तर में जो है छत्तीसगढ़ में अलग अलग राजवंश और वो सब चीज घटनाक्रम चलेगा एक्चुअल में वो। ठीक है। तो पहले भारत के इतिहास में क्या है? प्रागैतिहासिक कालीन है, उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक कालीन है, उसके बाद फिर क्या है? ऐतिहासिक वाला। तो ये तो एक वर्गीकरण का ऐसा तरीका चला। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है इनमें? दूसरा तरीका और क्या हो सकता है? एक तरीका जो है 3 सेगमेंट हुआ ना, ये क्या सिर्फ 3 सेगमेंट हुआ वो। ठीक है। 3 सेगमेंट का मतलब क्या है? एक प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ऐसा कह देते हैं एक्चुअल में वो। और एक सेगमेंट क्या हो उनका कि जो है जलवायु परिवर्तन जो हुए और हथियारों को बनावट, ये भी सेगमेंट होता है ये वर्गीकरण का। और एक जो उसमें लिपि प्राप्त हुआ है या नहीं, क्या उस लिपि को हम पढ़ पाए हैं या नहीं, इनके बेसिस पर है। यही है ना बेसिकली ये। ठीक है। तो एक सेगमेंट क्या हुआ इनका? आद्य ऐतिहासिक, एक प्रागैतिहासिक, दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक, और उसके बाद फिर क्या है? ऐतिहासिक। तो छत्तीसगढ़ में अगर ऐसा सोचेंगे तो क्या है? एक प्राग ऐतिहासिक है और दूसरा जो है आद्य ऐतिहासिक में। तो आद्य ऐतिहासिक में छत्तीसगढ़ में क्या मिलेगा? सिंधु सभ्यता के जो है हमको साथ छत्तीसगढ़ में तो है ही नहीं है। और है कहां से? ज्योग्राफिकली जो है उनका एक्सपेंशन नहीं है। यही हुआ ना ये। ठीक। अब सिंधु सभ्यता का नहीं है, मगर इस तरफ वैदिक में जो है ऐसा माना जाता है कि रामायण काल से पूर्व आर्यों का जो है छत्तीसगढ़ में विस्तार हो चुका है। रामायण काल से पूर्व जो है आर्यों का छत्तीसगढ़ में विस्तार हो चुका है। समझ में आया जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है। तो आर्यों का छत्तीसगढ़ में विस्तार होने का मतलब क्या हुआ कि 1500 से लेकर के जो है इस तरफ 1000 के बीच में। ठीक है। और वो भी जब जब उत्तर वैदिक का फेज या फिर वैदिक पूर्व वैदिक का अंतिम फेज में। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना कब हुई है? ब्राह्मण 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 ग्रंथों की रचना कब का है? वो उत्तर वैदिक है ना। वेदों के बाद पहली रचना क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है ये। ठीक है। और ब्राह्मण 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 ग्रंथ जैसे कि सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, उसमें उल्लेख जानकारी मिलती है। छत्तीसगढ़ तो सही नहीं, छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं, मगर उसमें दोनों सब समुद्रों का उल्लेख मिलता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ के समय तक जो है, ब्राह्मण ग्रंथ की जब रचना हुआ तो उस समय छत्तीसगढ़ में जो है आर्यों का प्रवेश हो चुका है ये। अब उसके बाद का जो कालखंड कौन सा वाला है? महाकाव्य। महाकाव्य मतलब पहले कौन सा आया? रामायण का ये। ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना जिस समय हो रही है छत्तीसगढ़ में, उस समय आर्यों का प्रवेश हुआ। ठीक है। प्रवेश हुआ और उनका विस्तार जो है रामायण काल तक जो है बहुत ठीक ठाक मात्रा में हो चुका है। और अधिक मात्रा में कब हुआ है? महाभारत काल में। और अधिक मात्रा में कब हुआ है? महाभारत काल में। समझ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है। अब महाभारत काल के बाद, तो उसके बाद फिर महाभारत काल मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? रामायण और महाभारत। ठीक। तो इस समय जो है भारत में इस तरफ क्या चल रहा है? प्रागैतिहासिक है। प्रागैतिहासिक के बाद उधर हड़प्पा का भी विकास हुआ, मगर हड़प्पा का छत्तीसगढ़ में कोई एक्सपेंशन नहीं है। वैदिक में अगर देखें तो पूर्व वैदिक में एक्सपेंशन लगभग नहीं है। और लगभग क्यों नहीं हो उनका नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनका भौगोलिक विस्तार ही नहीं हुआ है वहां पर। वो तो मूलतः कहां के है? सिंधु प्रदेश के है ये। तो छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में उनका विस्तार है ही नहीं है। तो क्या उस समय छत्तीसगढ़ में लोग नहीं रहते रहे होंगे? जब छत्तीसगढ़ में आर्यों का विस्तार नहीं हुआ है तो क्या उस समय छत्तीसगढ़ में कोई लोग नहीं रहते रहे होंगे? रहते रहे होंगे। कौन लोग रहेंगे? जनजाति नहीं कहते हैं, प्रागैतिहासिक कालीन मानव, एओमेन भी कहते हैं कभी कभी उनको वो। ठीक है। कौन सी बात कर रहा हूं मैं? एओमेन। तो जो प्रागैतिहासिक वाला कालखंड में जो लोग जहां पर भी रहते थे, पहले तो गुफाओं में रहते हैं, जानते हैं उनमें से
नदी के घाटियों के किनारे में जो गुफाएं हैं उसमें रहते हैं, और उसके बाद फिर जो है वही जो है धीरे धीरे ही क्या है, वही लोग रहेंगे ना कंटिन्यू वो। ठीक है, और आगे जो है अब प्रागैतिहासिक में जो है अलग अलग कालखंड है, पाषाण वाला एज है, फिर उसके बाद में ताम्र और लौह। समझा ना नहीं है? तो जब तक आर्यों का अगर विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है तो यहाँ के मूल निवासी कौन लोग रहेंगे? कौन लोग रहेंगे? यही लोग ना। अब अचानक से तो ऐसे नहीं कि उसमें जब सिंघनपुर में कोई उसमें पुराना प्रागैतिहासिक काल के मिल गए हैं तो बीच में अचानक सब कुछ गायब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये मतलब मुख्य जो बातें हैं समझने के लिए मेरा यही है, छत्तीसगढ़ में जो है मतलब आदिम काल से जो है छत्तीसगढ़ में जो लोग यहाँ पर रहते रहे हैं। ये अलग बातें हैं कि उसमें आर्य के जो तत्व है वो बाद में सम्मिलित हुए। समझ में आ रहा है? ये तो मूल निवासी कौन लोग रहेंगे यहाँ पर? वो प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे वो लोग। उसके प्रागैतिहासिक काल में कौन है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, वो तो ठीक है देखेंगे उसी को हम लोग अभी। ठीक है, तो वो उनकी निरंतरता लगातार बने रहेगा। अब उनमें ही फिर क्या कौन लोग होंगे? तो तांबे और पत्थर का प्रयोग करेंगे वो लोग भी होंगे, और उसके बाद फिर जो है तांबे के साथ साथ लोहे का प्रयोग करेंगे वो भी लोग होंगे। ठीक है, तो तांबे के साथ पत्थर का प्रयोग करने वाले लोग तो ताम्र पाषाणी लोग कहेंगे, और तांबे के साथ लोहे का प्रयोग करने वाले लोग को क्या बोलेंगे? जिनके बड़े बड़े जो है वो समाधान हुआ करते थे, क्या है? महापाषाण। समझ में आ रहा है जो मैं क्रोनोलॉजिक बात कर रहा हूं मैं ये? ठीक है, तो वो जो है कंटिन्यू बना रहा है ये, वो जो है कंटिन्यू बना रहा है ये। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक कालखंड में जो है वहां फिर आगे लगातार बढ़ते बढ़ते वो बाद में जो आर्य हम जो बात कर रहे हैं वो आर्य इनका बाद में विस्तार, मतलब उनका आगमन हुआ, उनका प्रवेश हुआ ऐसा कहा जाए। उनका प्रवेश, जैसे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें, तो उनमें जो है इस तरफ विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है। ये आगे इस तरफ और भी जगह ब्राह्मण ग्रंथ में इस तरफ जो दोनों तरफ समुद्र है, दोनों तरफ समुद्र, इस भूमि के दोनों तरफ क्या है? समुद्र का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब यह है कि उनको समुद्र का जानकारी हो चुका है, तो यही कहीं प्रवेश करके गए होंगे, यही कहीं प्रवेश करके गए होंगे तभी उनको समुद्र की जानकारी मिला। ठीक, इस तरह से ये तो देखना हमें एक्चुअल में इस दृष्टिकोण से है ये। ठीक है, तो आज हमें क्या समझना है? प्रागैतिहासिक कालीन छत्तीसगढ़। ठीक, उसके पहले कल जो बताया था उनको मैं थोड़ा फैक्टर उनको जल्दी से याद कर लेते हैं। कल मैंने क्या क्या करवाया था? कैसे नहीं कर रहा है इसमें? हम्म ये तो जानते हैं ऑलरेडी आप लोग। में छत्तीसगढ़ इतिहास की जानकारी के स्रोत की बात किया था, पुरातात्विक और साहित्यिक, तो ठीक से बैठ जाओ। ठीक है, और उसमें फिर क्या बताया था मैंने? प्राचीन कोई अवशेष है, कोई स्मारक है, या फिर शैलाश्रय है, ठीक है, कोई लेख मिला हुआ है, ये सब कुछ हमारा है। ये सबसे प्राचीन जो लेख छत्तीसगढ़ के बारे में मिलता है वो कौन सा है? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसमें क्या लिखा है? कोसलक और दूसरा कंतारक। महाकंतारक नहीं, एग्जैक्टली वर्ड क्या है? कंतारक है ये। तो कोसलक वो तो सबसे छत्तीसगढ़ के बारे में जो है प्राचीनतम लेख, मतलब स्तंभ लेख की बात कर रहा हूं मैं। ये जो प्राप्त हुआ है ये कौन सा वाला है? समुद्रगुप्त वाला, हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रश्न अगर ऐसे पूछेंगे कि सबसे प्राचीनतम लेख छत्तीसगढ़ से संबंधित वो कौन सा है? समुद्रगुप्त का। ठीक, तो कल बताया था मैंने, तो ये सब इसमें है। अब जानकारी स्रोत मैंने क्या लिया? पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक में क्या बताया था मैंने? कोई स्मारक हो सकता है, महापाषाणिक स्मारक। इस तरह रमेंद्रनाथ मिश्र और डॉक्टर कामले, प्रोफेसर रमेंद्रनाथ मिश्र और डॉक्टर कामले, ऐसे कुछ कुछ वर्ड बोलते चले जाऊंगा तो दिमाग में रखेंगे, तो साइड में नोट डाउन कर लेंगे। ये पूछा था एग्जाम में पीएससी में। ये रमेंद्रनाथ मिश्रा और प्रोफेसर कामले, इन्होंने जो है इस जो बालोद जिला, बालोद वाला है ना ये, तो बालोद के जो है उधर वो कढ़ी भदर और करकाबहाट और आगे इधर और जो बड़े बड़े आसपास के जो गांव है, ठीक है, वहां पर क्या है 500 से अधिक जो है उन्होंने है वृद्धावास, उनको बोलते हैं वृहदवास। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं उनको? महापाषाणिक स्थल, जिनको बोलते महापाषाणिक स्मारक। तो क्या है वो सब? क्या है? स्मारक है। ये किनकी स्मारक है? उस महापाषाण काल में जो लोग रहते थे उनके स्मारक। समझ में आ रहा है ये? तो ऐसी इनकी खोज किसने किया?
डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्रा और प्रोफेसर कामले। ठीक, दिमाग में रखना है ये। ठीक, ऐसे बताया मैंने। तो करकाभाट कहां पर? बालोद में। करीबदर कहां पर? बालोद में। गढ़खरोला कहां पर? कोंडागांव में। ठीक, ऐसे और भी कई स्थल है, उसको आज रट्टे मारेंगे ये। फिर मैंने किसकी बात किया? स्तंभ लेख। स्तंभ लेख उस तरफ जो है हरिसेन का भी स्तंभ लेख है, पहले बता चुका हूं मैं। उसमें दो नामों का लेख है, एक महेंद्र है, दूसरा क्या है? व्याघ्रराज। एक नंबर वन क्या बताया था मैंने? कोसलक है। नंबर 2 क्या है? कांतारा था ये। ठीक है, वैसे जो है किरारी, एक कास्ट अभिलेख है ये। किरारी कास्ट स्तंभ लेख। लोचन प्रसाद पांडे बहुत महत्वपूर्ण हिस्टोरियन रहा है ये। लोचन प्रसाद पांडे नाम सुने होंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जो उसने लंबे चौड़ी निबंध लिखा था ये। ठीक है, लंबे चौड़े निबंध लिखा किसने? लोचन प्रसाद पांडे ने 1921 में ये। ठीक है, तो ये जो है और ये जो है किरारी जो कास्ट स्तंभ लेख है, ये बताया था मैंने क्या है? यज्ञ उप, या में बड़े उपमात्र यू और पा, यज्ञ यूप कहते हैं। और यज्ञ यूप क्या होता है? पहले बताया हूं मैं, ये बलि देने के लिए जो बांध के रखते हैं ना, ठीक है, खंबे, उसको क्या बोलते हैं? यज्ञ यूप कहते हैं। तो कास्ट एमलूंग कहां पर मिला? किरारी में। कहां पर? जांजगीर में। किस राजवंश का? सातवाहन वंश का ये। ठीक है, उसके बाद कौन सा बताया था मैंने? भानुगुप्त का एरन अभिलेख। भानुगुप्त किस वंश का है? गुप्त वंश का है। किस सदी का है? 500 छठवीं सदी का ये। कब का? 510। इसी में सती प्रथा के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं ये। ठीक है, सती प्रथा के प्राचीन साक्ष्य। और इसमें क्या उल्लेख मिलता है कि जो सरब राज नाम का एक राजा है, वो एक पराजित हो चुका है ये। वो क्या है? पराजित हो चुका है ये। अब सरल राज कौन था उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, फिर मैंने एग्जांपल किससे लिया? ताम्रपत्र। तो बहुत सारे ताम्रपत्र हो सकते हैं ये। बहुत सारे ताम्रपत्र में किसके ताम्रपत्र की बात कर रहा हूं मैं? आरंभ से मिला हुआ जो एक ताम्रपत्र है, किसका? भीमसेन द्वितीय का। भीमसेन द्वितीय का। भीमसेन द्वितीय का ताम्रपत्र है। ठीक है, उसमें उनके पूर्वजों का भी नाम उल्लेख मिलता है। कौन सा राजवंश? राजर्षि तुल्य राजवंश। ठीक है, राजर्षि तुल्य वंश। और ये छत्तीसगढ़ में पहला क्षेत्रीय राजवंश है ये। इसके पहले कोई हमें और कोई क्षेत्रीय राजवंश की जानकारी हमें नहीं मिलता है ये। ठीक, ये हो गया। किस सदी का है? किस सदी का है? 5वीं सदी का है। 5वीं या 6वीं सदी का ये। किस सदी का? 5वीं या 6वीं सदी का ये। कहा गया? हाँ, आरंग। ठीक, 5वीं या 6वीं सदी का। यहीं पर एक अमरनाथ है। अमरनाथ अमरनाथ अमर सिंह, सॉरी, रायपुर के कल्चूरी शासक जो है अमर सिंह, उनका भी ताम्रपत्र मिला है। कहां पर? आरंग से है। साइड में लिख लीजिए कहीं पर। ठीक है, फिर क्या कहता है मैंने? हरिसेन का क्या है? प्राक प्रशस्ति, वो बता दिया। एहोल अभिलेख किसका है? पुलकिशिन द्वितीय का है। किसका है ये? पुलकिशिन द्वितीय का ये। ठीक है, ऐसे और कुछ कुछ मैं बता दूंगा। बस कुछ बोलूंगा तो सुनते चले जाना, फिर धीरे धीरे याद हो जाएगा ये। कौन सा है? एहोल अभिलेख किसका है? पुलकिशिन द्वितीय का। पुलकिशिन द्वितीय कौन शासक? चालुक्य वंशी शासक। इन्होंने विलासतुंग को पराजित कर दिया था, और साथ में जो है वो महास्य गुप्ता बलार्जुन को भी जो है पराजित शासक के रूप में बताया था। मैं इनका युद्ध किसके साथ में हुआ था? हर्ष के साथ में युद्ध हुआ था। हर्ष मतलब पुष्यभूति वंश। ठीक है, और नर्मदा का युद्ध हुआ था। का युद्ध बोलते हैं उनको? नर्मदा का युद्ध। ठीक है, एक क्या है? शिलालेख। शिलालेख में क्या है? राजिम शिलालेख। किसका है ये? नल शासक विलासतुंग का है। ऐसे ध्यान में रखना है। ठीक है, सिरपुर का शिलालेख, उसमें मिला किसका? पांडुवंशी शासक कौन सा? हर्षगुप्त। उनकी पत्नी का नाम वाष्टा देवी। उनका पुत्र महास्यगुप्त बलार्जुन। मल्हार शिलालेख किसका है ये? जाजलदेव द्वितीय का है। मल्हार से प्राप्त हुआ। किसका? जाजलदेव द्वितीय। जाजलदेव किस शासक है? कल्चूरी शासक। वो जानते पास पढ़ते हैं ये। ठीक है, बारसूर शिलालेख। बारसूर जानते हैं? बारसूर में जो है बारसूर बोधघाट परियोजना, ये बारसूर में है। बारसूर तहसील में है। ठीक है, तो बारसूर शिलालेख इस क्षेत्र। बारसूर किसकी राजधानी? छिंदक नागवंश की राजधानी है। ठीक है, छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश में जो है एक सोमेश्वर प्रथम हुआ करता था शासक, बड़ा शक्तिशाली। उनकी माता जी का नाम गंग महादेवी। ठीक है, तो उनका जो है शिलालेख कौन सा बोलते हैं? बारसूर शिलालेख। मड़वा महल शिलालेख। मड़वा महल जानते हैं? मड़वा महल है और दूल्हादेव महल। ठीक है, यही है। अब मड़वा महल मतलब क्या है? मड़वा है बेसिकली। शादी ब्याह हुआ तो क्या है? मड़वा बनाया इनमें से। यही क्षेत्र में क्या है? छपरी भी है। भोरमदेव के पास क्या है? एक छपरी भी है। वहीं पर जो है क्या है? भोरमदेव भी। वो कौन सा गांव है वो?
नहीं नहीं, अरे गांव गांव कवर्धन थोड़ी है। गांव का नाम क्या है? चौरा गांव। चौरा गांव। हाँ, वो गांव का नाम क्या है? चौरा, जहां पर भूरा देखो मंदिर है। कौन सा गांव है? चौरा गांव। ये सब इस नाम ध्यान रखना है। ऐसे छोटे छोटे नाम है, एग्जाम में पूछते हैं ये। तो मड़वा महल शिलालेख, तो मड़वा महल किसने बनवाया? रामचंद्र ने। कौन सा वंश? फणी नागवंश। कि छत्तीसगढ़ में कितने नागवंश है? दो नागवंशी शासक, एक फणी, दूसरा छिंदक। ठीक है, और सोमेश्वर बताया मैंने कौन है? छिंदक। और फणी में तो वो क्या 24 शासक फणी में। ठीक है, और ये फिर बाद में क्या है? साथ में रामचंद्र। ठीक है, साहित्य में, अब साहित्य में बताया मैंने, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनको जो है अरण्यक क्षेत्र, या फिर जो है इनको बोलते थे अरण्यक, और एक शब्द और मिलता है आठविक। और क्या बोलते हैं? आठविक। साइड में आठविक लिख लेंगे, आठविक राज्य, आठविक। ठीक है, और कल से काफी नोट्स प्रॉपर बनाएंगे आप लोग। ठीक है, आठविक राज्य। तो आठविक राज्य मतलब ये जंगल वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। उनको सैनिकों में रूप में भर्ती करते थे। वो घनानंद था, उनको पराजित करने के लिए सैनिक रूप में भर्ती किए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या मिलते हैं? अरण्यक, या फिर जो है आठविक राज्य। बाणभट्ट जो है हर्षगुप्त दरबारी कवि थे। कौन सी रचना है? कादम्बरी। क्या जानकारी मिल गया? क्या जानकारी मिला इसमें? कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट का। बाणभट्ट जो है क्या है? बाणभट्ट जो है वो उनके बारे में बताया था मैंने। बाणभट्ट क्या हो गया है? बावला हो गए हैं। बाणभट्ट क्या हो गया? बावला। वो भी वो पत्नी अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ करके जो है उनके खाने पीने का ध्यान रखते नहीं है, और खुद क्या है वो संगीत वंगीत में घूमते रहते हैं ये। ठीक है, नाच गान करते रहते हैं। वो तबला ढोलक वो सब बजाने में बहुत माहिर है ये। ठीक है, कौन है? बाणभट्ट। कौन सा बताया मैंने? कादम्बरी। हर्षचरित भी इसने लिखा है। कौन सा है? हर्षचरित भी। ठीक है, और इसमें क्या है? साक्षात मृत्यु के प्रति जो हमारे राज्य प्रतीक है ये। ठीक है, पंडित गोपाल मिश्र कहाँ का निवासी? रतनपुर का है ये। खूब तमाशा, किनका खूब तमाशा हुआ? राज सिंह का ये। कौन सा? कलचुरी। ठीक है, बाबू रेवराम मराठा कालीन जो है साहित्य इतिहासकार मानते हैं। बहुत मस्त क्या है? विक्रम विलास लेख है ये। ठीक है, मराठा कालीन है ये। दान लीला सुंदरलाल शर्मा जानते हैं। ठीक है, फिर कहता है मैंने एक ब्लंट। कौन है? ब्लंट। ठीक है, तो ब्लंट जो है तो इनका जो है वो 1910 में प्रकाशन हुआ। हाँ, ब्लंट जो है यात्रा किया था, कौन सा वाला है? छत्तीसगढ़ से सोनमुंद्री वाला। भोपालपट्टनम का जो है संघर्ष बताया था मैंने, कब का ये? 1795 का ये। ठीक है, इनका यात्रा वृत्तांत जो है उनको बाद में बिलासपुर ब्रिटिश गजेटियर के रूप में किसने? नेल्सन ने। ऐसे और बहुत सारे बताते जाऊंगा मैं धीरे धीरे करके ये। ठीक है, एक साथ ही याद करना है, धीरे धीरे करना है। चीजम और जो है हैबिट, ये कौन लोग है? ठीक है, राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर है ये। ठीक है, इन्होंने जो है इंग्लिश में लिखा था, बाद में हिंदी में। ठीक है, पहले इंग्लिश में लिखा था इनको। ठीक है, बिलासपुर का जो है राजस्व अधिकारी है। तो ये जो है बिलासपुर का राजस्व, ये कौन है? चीजम। और दूसरा कौन है? हैविट। ठीक है, 1868 1869। ठीक है, उसके बाद हाँ, हाँ इसी में क्या मिलता है? इनके राजस्व प्रतिवेदन में क्या मिलता है? कल्याण साय के जमाबंदी के आधार पर जो है उसने क्या है? छत्तीसगढ़, इनकी जानकारी है। ऑफिशियली जो है मतलब प्रशासनिक स्तर पर ये जो है प्रशासनिक स्तर पर जो है ये डॉक्यूमेंट यहां पर से काम आया। ब्लंट ने भी सजेस्ट किया था कि ब्लंट है ना, ये कहां गया? ये ब्लंट जो है ये इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ रखने के लिए उसने जो है सरकार को, ब्रिटिश सरकार को उसने एडवाइस किया था, इसका नाम क्या रखना चाहिए? छत्तीसगढ़। ठीक है, मतलब ब्रिटिश अधिकारी के स्तर में सबसे पहला व्यक्ति है कौन? ब्लंट, जो इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ रखने के लिए बोला था उन्होंने, क्योंकि छत्तीसगढ़ टर्म्स यूज नहीं हो रहा था। बहुत पहले की बात कर रहे हैं ना, तो ऑफिशियली नहीं था ये। ठीक है, फिर किसको बताया मैंने? बिलासपुर में हो गया। अब उसके बाद इनके पुस्तिका हो गया। फिर मैंने किसको बताया था? बस्तर क्षेत्र संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? केदारनाथ ठाकुर। और उसने कौन सा क्या किताब लिखा? बस्तर भूषण। बस्तर भूषण जिनको बाद में फिर बस्तर का ब्रिटिश हिंदी गजेटियर के रूप में भी प्रकाशित किया गया। कब? 1908 में ये। फिर मैंने क्या बताया? सरगुजा रियासत के समूह के लिए कौन सा है? एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था, क्या नाम उसका? रपसीट। क्या है? रपसीट। और उसमें सरगुजा समूह की रियासत मतलब कौन सा? 5। नंबर 1 कोरिया से, कोरिया। नंबर 2 चांगबखार। नंबर 3 सरगुजा। नंबर 4 जसपुर और उदयपुर। ठीक। तो इसमें रिपोर्ट किसने है? मेजर रफसीट की रिपोर्ट है वो। कब का? 1818 का ये सरगुजा समूह की रियासतों के बारे में प्रतिवेदन है ये। फिर वांस बिगेन्यो, ये 1820 हो गया है।
1820 है ना ये, ठीक है, तो उसमें चेंज नहीं किया था क्या इनको वो, ठीक है, वो क्या है 1820। नहीं 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 नहीं, कैसे कर रहे हैं, हाँ 1920 नहीं 1820 है ये, आप लिखे हैं क्या 1920, रुको, हाँ रिपोर्ट बाद में पब्लिश हुआ था ना ये, रुको बता रहा हूं मैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कल मैं लिखवाया उसको ना। एक मिनट, ठीक, नहीं 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 1820, 1820 किए हैं लोग, नहीं किए हैं, नहीं है, नहीं नहीं 1820 कीजिए, इगन्यू का किए, हाँ ठीक है, तो ये क्या है, इगन्नू वो वाला था, कहाँ का अधीक्षक है, सेकंड नंबर, ठीक है, उसके बाद फिर कौन आया मैंने, 21 में कौन, गोकुल प्रसाद, क्या लिखा, दुर्ग दर्पण, फिर प्यारेलाल गुप्ता का क्या है, एक बिलासपुर वैभव है, तो दुर्ग दर्पण किसकी रचना, गोकुल प्रसाद का, बिलासपुर वैभव किसकी रचना, प्यारेलाल का, कब प्रकाशित हुआ, 23 में ये, दुर्ग दर्पण कितना है, गोकुल प्रसाद, गोकुल प्रसाद का एक और है रायपुर रश्मि, ठीक ध्यान रखना है ये, ठीक है, उसके बाद फिर जो है ये गोकुल प्रसाद क्या है, रायपुर रश्मि है, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, धानुलाल श्रीवास्तव, क्या है, अष्टराज अंबोज, और अष्टराज अंबोज में किन किन रियासतों की जानकारी मिलती है, 8, अब 8 में कौन कौन हो गया, ये मान के चलो कांकेर के साथ जो बीच वाले रियासत थे, कांकेर के साथ साथ जो है जो बीच में रियासत है, एक सरगुजा समूह वाला हो गया, एक बस्तर, ये हो गया, अब बीच के कुछ को छोड़, उधर 5 को तो उधर छोड़ दिए हमने, और इस तरफ बस्तर को भी छोड़ दिए, तो बचा क्या इस तरफ, कांकेर, तो साइड से चलेंगे ना, ठीक है, तो साइड से चलेंगे तो क्या मिलेगा, कांकेर बाद क्या है, नांदगांव, खैरागढ़, सुई खदान, कवर्धा, फिर बीच में इस तरफ शक्ति, सारंगगढ़ और रायगढ़, याद हो जाएगा आसानी से ये, तो अष्टरज अंबोज मतलब किन की बात कर रहे हैं, वो 8 रियासतों के बाद की बात कर रहे हैं हम ये, ठीक है, ठीक है, कौन किसने लिखा था, दानूलाल श्रीवास्तव, ठीक है, और रायपुर रश्मि किसकी है, गोकुल का ही है, दुर्ग दर्पण गोकुल का ही है, बिलासपुर वैभव प्यारेलाल, ठीक है, रघुवीर प्रसाद क्या लिखा, झारखंड संस्कार, झारखंड संस्कार, इसमें झारखंड संस्कार में किसके बारे में है ये, सरगुजा समूह की रियासत के बारे में, झारखंड संस्कार में किसके बारे में है, सरगुजा समूह की रियासत के बारे में, फिर ये कनिंगम, कनिंगम की रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था दो कब, एक 1871 और 1773, किसमें, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनका प्रतिवेदन में, इसी में क्या नाम उल्लेख किया था उन्होंने, महाकौशल, ठीक है, फिर क्या है, मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित, कौन सी किताब, मध्य प्रदेश के पुरातत्व की रूपरेखा, कब, 1954 की, यही ये 25 किताब है इनका, इतना ऐसा, ठीक है, ओरिजिनल नहीं है, ठीक, इसमें बताया बहुत सारे इसमें ये, ठीक, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब इसमें समझना है हमें, किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रागैतिहासिक कालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, हम्म, आज की तारीख है, ठीक, क्या टॉपिक है, प्रागैतिहासिक कालीन, ठीक, ये
और इस प्रागैतिहासिक कालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास या फिर प्रागैतिहासिक काल छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल तो जानते हैं क्या होता है, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा उसमें। प्रागैतिहासिक काल का मतलब किस कालखंड की बात कर रहे हैं हम, किस कालखंड की बात कर रहे हैं हम? उस कालखंड की बात कर रहे हैं जिसके हमें कोई लिपि प्राप्त नहीं हुए हैं, और लिपि प्राप्त नहीं हुआ है तो पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता ये। ठीक, पहली बात है ये, उधर हो गया ये। ठीक, अब इस प्रागैतिहासिक कालखंड में ये, ठीक है, तो इसके वर्गीकरण का जो है भारत में जो वर्गीकरण, जो सामान्य इतिहास को जो है जिस उसमें वर्गीकरण किया जाता है प्रागैतिहासिक काल को, वो इसके वर्गीकरण किस प्रकार से है, विभाजन किस प्रकार से है, विभाजन किस प्रकार से है प्रागैतिहासिक काल का? इनको समान विभाजन ऐसा कहा जाए। क्या है? पाषाण काल, उसके अंदर जाने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है? पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण, फिर ऐसा ही है बेसिकली ये। तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही होना चाहिए ना, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा ही होता है एग्जैक्टली देखा जाए तो ये। ठीक, ये सेगमेंट तो इसमें जो है ये क्या है, भारत में जो है प्रागैतिहासिक काल का सामान्य विभाजन ऐसा कहा जाए इनको। भारत में प्रागैतिहासिक काल का सामान्य विभाजन, पहला कालखंड, दूसरा कालखंड हो गया, और ये तीसरा कालखंड। समझ आ रहा है ये? तो पहले क्या है, पत्थर का प्रयोग का कालखंड है ये, पत्थर के प्रयोग का कालखंड है ये। दूसरा तांबे और पत्थर, तांबे और पत्थर। फिर कौन सा है? तांबे पत्थर भी है, पर मुख्यतः ऐसा नहीं, वो क्या है मुख्यतः तांबे और लोहा। ठीक है, तांबे और क्या है, लोहा है ये। ठीक, तो पहले क्या बताया मैंने, पत्थर वाला कालखंड मतलब कौन सा, पाषाण काल। तांबे और पत्थर वाला काल मतलब ताम्र पाषाण, तांबे और लोहा मतलब कौन सा, महापाषाण। अंतर समझना ना दोनों में ये। ठीक है, तो अब यहां पर ये अभी पाषाण वाले काल में जो है पहले सेगमेंट, इनको मैं बाद में ले लूंगा आगे ये। ठीक है, तो सामान्य वर्गीकरण, सामान्य विभाजन जो है, काल विभाजन जो है प्रागैतिहासिक कालखंड का, वो क्या है, पाषाण, ताम्रपाषाण और महापाषाण। इस संस्कृति के लोग यहां पर रहते थे, संस्कृति के लोग, संस्कृति के लोग। ठीक, तो पाषाणिक संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति और महापाषाणिक संस्कृति, ये मतलब वो नहीं है। ठीक है, अब ये जो है छत्तीसगढ़ में, ये स्थानीय स्तर की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो है इसको दो सेगमेंट सेगमेंट बेसिस पर बताऊंगा मैं एक में ये। एक जो है जो बार बार कंफ्यूज करते हैं और जनरली उस वजह से हम उसको गलत पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसको ऐसा समझा जाए, किनके बेसिस पर कह रहा हूं मैं, डॉक्टर गंगाधर मुरेश्वर गंगाधर दीक्षित के अनुसार। ठीक है, या फिर जो है उन्होंने, कब की बात कर रहा हूं मैं, 1954, 1954 में डॉक्टर मुरेश्वर गंगाधर दीक्षित के द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक काल का,
प्रागैतिहासिक नहीं, काल का विभाजन। इस कालखंड में जो है उनकी जो अवस्था है, कौन सा अवस्था है? एक खाद्य उत्पादक अवस्था है कि खाद्य वो उपार्जक अवस्था है? कौन सी अवस्था है ये खाद्य उत्पादन करते हैं, खाद्य जो है संग्रहण वाला है? ये खाद्य संग्रहण वाला है ना, ठीक है, मतलब खाद्य पदार्थों का अर्जन करते हैं, खाद्य संग्रहण वाला है ये, ठीक है। तो अवस्था कौन सा चल रहा है? खाद्य उपार्जन ऐसा कहते हैं को, खाद्य, ये वर्ड उसने जो लिखा हुआ है खाद्य पदार्थ ऐसे वैसे लिखे हुए हैं, जो वर्ड यूज किया है उसने एग्जाम में यही पूछते हैं, खाद्य पदार्थ अर्जन की अवस्था है ये, ठीक है। प्रागैतिहासिक कालखंड कौन सी अवस्था है? खाद्य पदार्थ अर्जन की, मतलब क्या है? खाद्य संग्रहण की अवस्था है ये। इस अवस्था को जो है हथियारों की बनावट, हथियारों की बनावट के आधार पर, आधार क्या है ऐसे काल विभाजन का? आधार क्या है? हथियारों की बनावट, ठीक है। और कौन से काल? ये प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक कालीन हथियारों की बनावट के आधार पर, ठीक है, इसके आधार पर। कब की बात कर रहा हूं मैं? 1954 की बात कर रहा हूं वो, ठीक है। इसने जो है, इसने जो है इस प्रागैतिहासिक कालखंड को, वो प्रागैतिहासिक कालखंड को उसने जो है दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भाग में। यह कितने भाग बांटा? दो भाग। अब दो भाग का मतलब ये हुआ कि पहला जो भाग है उसको नाम दिया उसने, ठीक है। किसके बेसिस पर ले रहा हूं पूरा मैं? हथियारों की बनावट के आधार पर। जबकि हमने जो है उस तरफ सामान्य विभाजन जब करते हैं, अभी जो बताया प्रागैतिहासिक कालखंड में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ये जो पूरा, मध्य और नव, नव पाषाण, ये जो कहते हैं किसके बेसिस पर? वो औजार, पत्थरों के औजारों की बनावट और जलवायु परिवर्तन के आधार पर। ये समझा रहे? जो डिफरेंस ले रहा हूं मैं एक्चुअल में ये, तो इन्होंने आधार क्या बनाया? हथवारियों के जो प्रागैतिहासिक कालीन जो हथियार मिले हैं, उन हथियारों की बनावट के आधार पर जो है उन्होंने छत्तीसगढ़ की इतिहास, छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ नहीं केवल वो, क्योंकि वो अपनी कौन सी किताब है उनका, कौन सी किताब, किताब का नाम लिखना भूल रहे हैं हम यहां पर, क्या किताब का नाम है? मध्य प्रदेश के पूरा तत्व की रूपरेखा, ठीक है। कब प्रकाशित हुआ था? 1954 में प्रकाशित हुआ था। इसमें छत्तीसगढ़ में जो है जो प्रागैतिहासिक कालखंड है उसको किस आधार, किस कौन सी अवस्था को? जो खाद्य पदार्थों के अर्जन की अवस्था है, उस अवस्था को जो है हथियारों की बनावट के आधार पर इन्होंने जो है दो भागों में बांटा। कौन सा है? दो भाग। इसको यहां से कर देता हूं मैं, दो भाग में उसने विभाजित किया, ठीक। अब उसमें से एक भाग, पहला भाग इनमें क्या है? पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, इसको इंग्लिश में कहा गया ओल्ड स्टोन, ओल्ड स्टोन एज, सही वर्ड है ना, ठीक है। और दूसरा जो है उत्तर पाषाण काल, इनको कहा गया न्यू
स्टोन एज। समझा रहे हैं जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, तो अब तो एक वर्गीकरण तरीका मैंने क्या बताया उधर से भी, पाषाण काल है। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है। मतलब पूर्व पाषाण, पूरा पाषाण वो क्या है, पूरा पाषाण है। और यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं पूर्व पाषाण की बात कर रहा हूं मैं। ये डिफरेंस समझो, मैं समझ आ रहा है दोनों में, ये दोनों का अर्थ फर्क है। ये तो यहां पर जो शब्द यूज किया क्या है, पूर्व पाषाण काल है, और दूसरा क्या है, उत्तर पाषाण काल। ठीक है, कौन सा है, न्यू न्यू स्टोन एज कहते हैं एक्चुअल में। वो ओल्ड वाला हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, न्यू। ठीक, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं ना। अब जो है, तो ये जो विभाजन किए गए, तो इनके जो बेसिक आधार है एक्चुअल में, वो इनके जो बेसिक आधार है, बेसिक आधार क्या है, हथियारों की बनावट। तो पहले कालखंड तो कैसा कहा जाए, प्रागैतिहासिक कालीन छत्तीसगढ़ कितना भाग बढ़ गया, दो भाग। एक कौन सा हो गया, पूर्व पाषाण काल, दूसरा कौन सा है, उत्तर पाषाण काल। ठीक है, अब मैं इस सेगमेंट की बात कर रहा हूं, पूर्व पाषाण काल का। ठीक है, अब यहां से मैं आगे बढ़ जाता हूं किस तरफ, पूर्व पाषाण काल में उसके कुछ कुछ की वर्ड है, उसको लिखते चले जाइए। भाई अब इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे कि जो है, इसमें जो उनके हथियार, पूर्व पाषाण कालीन हथियार, इनके हथियार है ये। ठीक, पहला कुछ कुछ जो शब्द एग्जाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये जो हथियार है इनको बोलते हैं प्राचीन पाषाण युगीन अस्त्र कहते हैं इनको। इसको ऐसे लिख देंगे आप लोग, प्राचीन, ये सब वर्ड यूज किया है, प्राचीन पाषाण युगीन नास्त्र। पाषाण युगीन अस्त्र मतलब क्या है, पाषाण युग के अस्त्र, उनको ये कहा है। मतलब इसने गंगाधर दीक्षित साहब ने ये बातें कही है। ठीक, अब वो हथियार मतलब वो कौन कौन से वो उनके हथियार थे, तो एक को कहते हैं हाथ का कुल्हाड़ी। पहला क्या है, क्या बोलते हैं इनको, हाँ, हस्त कुठार कहते हैं ना, उधर वही वाला है। ठीक है, तो हाथ का कुल्हाड़ी। अब ये जो है, ये कुल्हाड़ी जो है, कुछ बेत समझते हैं, बेत, बेत लगा हुआ, कुछ जो है बिना बेत के है, और कुछ क्या है, कुछ ये वाले भी हैं और बेत वाले भी है। ठीक है, ये उनको प्राप्त हुआ सब ये। दूसरा कुछ कुछ जो और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है इसमें जो है एक है इनमें जो है चर्म, एग्जाम में ये सब टर्म्स पूछे गए हो एक दो बार, चर्म कर्ष कात्र। क्या हो जाएगा, ये क्या है, जितनी ये चमड़े काटने के लिए, तो क्या है, चर्म कर्ष कात्र। ठीक है, ये हो गया चर्म कर्ष कात्र। और कराघात हथौड़ा, कराघात, कराघात हथौड़ा, ये तो समझ रहे होंगे, फूकने वाला। ठीक, ये और क्या है, बाकी फिर खंडक है और ये सब चीज में से। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे ये। बाकी क्या है,
विदारणी है, और क्या है, खंडक, ये सब मिले हैं। और कुछ अनगढ़ पत्थर है। अनगढ़ पत्थर समझते हैं ना, हथियार के औजार के रूप में अनगढ़ पत्थर के औजार, ये सब किसको मिला? गंगाधर दीक्षित को वो, ठीक है। और एक और जो है, एक मनोरंजन घोष, आगे जगह है, मैं और लिख देता हूं। तो ये सब इसने, ये सब किसको प्राप्त हुआ है? ये डॉक्टर मुरेश्वर गंगाधर को, दीक्षित भी कर दे, ठीक है। और जो है एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां है राय बहादुर मनोरंजन घोष। एग्जाम में पूछा हुआ है ये, पर उसमें नाम नहीं पूछा है। पूछा इसमें क्या है? मनोरंजन घोष। इनको मिला है 5 कुल्हाड़ी मिला। 5 कुल्हाड़ी की खोज किया था। कहां से खोज किया? सिंघनपुर से। सिंघनपुर जानते हैं कहां पर है? रायगढ़ में है। कौन से पहाड़ी में है? चबर ढाल की पहाड़ी में है, ठीक। इस तरह से ये, तो मनोरंजन घोष ने जो है क्या खोज किया? 5 कुल्हाड़ी खोज किया। इसमें क्या है? 5 कुल्हाड़ी, ठीक है। और ये जो है अभी मिला तो यहां पर है, मगर अभी जो है ये राय नागपुर म्यूजियम में है ये, ठीक है। ऐसे एग्जाम में एक बार पूछ दिए तो फिर दिमाग में रख लेंगे ये, ठीक है। ठीक। बाकी अब स्थल बाद में आगे, मतलब इसमें ये तो किसको बताया मैंने? ये पूर्व पाषाण काल के बारे में बताया, ठीक है। करघा हथौड़ा हो गया, ये सब। उसके बाद फिर जो है कौन सा आ गया? उत्तर पाषाण काल। इस सेगमेंट की बात कर रहा हूं, ये पहला और ये क्या है? दूसरा। आगे बढ़ जाऊं, मेन कॉन्सेप्चुअल थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको रट्टे मारेंगे। दूसरा क्या है? उत्तर पाषाण काल। इनको कहा गया न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। अब नवपाषाण काल चला गया है ये, मतलब उसमें वो बाद के कालखंड है ना। तो बाद के कालखंड में क्या है? परिवर्तन आ चुका है। तब इनके जो है, जो हथियार होंगे, इनके औजार जो होंगे, अस्त्र जो होंगे, वो कैसे वाले होंगे? छोटे वाले होंगे, लघु पाषाण अस्त्र। इसके जो हथियार है, इनको जो है अस्त्र, इनके अस्त्र बोलते हैं लघु पाषाण अस्त्र, ये कहते हैं ये, ठीक है। इसको बोलते हैं और नए यस युग के हथियार, इनको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म हथियार, मैक्रोलिथिक। ठीक, ये तो इसमें जो है, तो ये सब में क्या है? तरासे गए हैं सब ये। अब इसमें जो है कुछ कुछ बता रहा हूं मैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाकू के फन के आकार के लंबे अस्त्र, मतलब ऐसे चाकू है ना, लंबे वाला, इसमें जो है अस्त्र, ऐसे लिखा जाए इनको, क्या वर्ड है इसमें?
चाकू के फन के आकार का लंबे अस्त्र। शब्द को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में ये वर्ड यूज करते हैं ये, ठीक है। दूसरा, और इस समय जो मिला है इसको बाण फलक, बाण फलक, और एक था छेद करने वाला, छिद्रास्त्र कहते हैं उनको वो। ये क्या है? छेद करने वाला है। बाण फलक मतलब बाण में वो तीर सामने लगाते हैं ना पत्थर का, छेद करने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं छिद्रास्त्र, ठीक है। ये हो गया, और छिद्रास्त्र हो गया, और एक कराघात हथौड़ा, कराघात हथौड़ा। ये हथौड़ा जो प्राप्त हुआ है, ये जो प्राप्त हुआ है, कराघात हथौड़ा जो प्राप्त हुआ, जगह है अर्जुनी, और उसके पास एक मिला है बोन टीला कहते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं किताबों जो मिलता है कि अर्जुनी बालोद में है, पर मेरे जानकारी के अनुसार भी राजनांदगांव में है, ठीक है। आप लोग भी एक बार चेक कर लेंगे, मैं जहां तक चेक किया हूं उसमें क्या है, ये नांदगांव में, मतलब राजनांदगांव, राजनांदगांव। ये जो बोन टीला कह रहा हूं ना मैं, ये बोन टीला बेसिकली जो है ये एक टीला है, टीला समझते हैं ना, ये थोड़ा ऊंचा वाला वो, तो ये बोन टीला कोई गांव का नाम नहीं है, वो समझ रहा ना, ये वो एग्जैक्टली कहां पर है, वो अर्जुनी है, वो जगह का नाम, गांव है, मतलब थोड़ा बड़ा कस्बा है अब, ठीक है। और वहां पर एक टीला मिला है, थोड़ा दूर में टीला मिला है। अब उस टीले में क्या मिला है, एक कराघात हथौड़ा मिल गया। किस काल के? उस पाषाण काल के ये, ठीक है। अब उस तरफ मैंने एक और बताया था, वो 5 कुल्हाड़ी का खोज किया था सिंगनपुर में, किसने? हाँ, राय बहादुर मनोरंजन घोष ने किया था ये, ठीक है। ये हो गया, और इसका पैमाने क्या है, क्या है? बोन टीला। क्या मिला? कराघात हथौड़ा। अब कराघात हथौड़ा मतलब क्या है, ये उसमें बेत लगे हैं, बेत मतलब क्या है, समझ रहे ना, ये घन बनाते हैं तो घन देखे ना, ये हथौड़ा उसमें क्या है, बेत लगे होते हैं, उस तरह मिला हुआ है ये, ठीक है। ऐसा बड़ा सा कराघात हथौड़ा इनको बोलते हैं ये, ठीक है। और ये हो गया। अब उसके बाद इनमें जिससे बनते थे इनके औजार, कुछ कुछ नाम, पत्थर, पत्थर जिससे औजार, जिससे औजार हथियार बनाते थे, बनाते थे ये। नाम है अकीक गोमेद गार, अकीक गोमेद गार, और सफेद पत्थर। सफेद पत्थर समझते हैं, वो चकमक पत्थर होता है जिसको बचपन में लोग टकरा के आग जलाते थे, हम लोग जलाए, हम लोगों ने, मैंने जलाया है, ठीक है। तो अकीक और गोमद गार और सफेद पत्थर, तो इनके औजार, इनके हथियार जो है इससे बनते थे ये, ठीक है। तो वो छेद किया हुआ, इसी के लिए क्या बोलते हैं, बोन टीला से। यहां से क्या मिला हुआ है, छेद किया हुआ हथौड़ा, इसको क्या बोलते हैं, कराघात हथौड़ा, ठीक है। क्या? छेद किया हुआ, एग्जाम में पूछ दिया ऐसे, छेद किया हुआ हथौड़ा कहां से मिला, बोन टीला, कहां पर, अर्जुनी के पास, ठीक है। किसने खोजा? उधर
क्या नाम है इनका? गंगाधर मुरेश्वर गंगाधर, गंगाधर मुरेश्वर गंगाधर दीक्षित। ठीक है। हो गया? हो गया? ठीक, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। तो किस आधार पर ले रहा हूं मैं ये? हथारों की बनावट के आधार पर। ये किसने बांटा? डॉक्टर मुरेश्वर गंगाधर दीक्षित ने बांटा। कौन सी किताब है इनका? कौन सी किताब है? मध्य प्रदेश के पुरातत्व की रूपरेखा। कब प्रकाशित हुआ? 1954 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। और ये जो पंडित नहीं, डॉक्टर गंगाधर मुरेश्वर गंगाधर दीक्षित, ये क्या है, कौन है? एक पुरातत्वशास्त्री है ये। ठीक है। सागर विश्वविद्यालय से संबद्ध थे ये। बाद में फिर जो है उसमें वो एचओडी बने वहां के इतिहास के ये। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में उसने क्या काम किया है? सिरपुर का उत्खनन भी करवाया है। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले सिरपुर का उत्खनन किसने करवाया? डॉक्टर मुरेश्वर गंगाधर दीक्षित ने। कब? 53 में शुरुआत हुआ था। ऐसा ध्यान में रखेंगे ये। ठीक है। ये कौन सा वाला हो गया ये? हाँ, अभी तो मैंने सिर्फ क्या बताया, एक क्या बताया इसमें जो है लघुल पाषाण अस्त्र मैंने सिर्फ ये बताया ना। ठीक। ये क्या हो गया? इनके पहले सेगमेंट हुआ। हथियार की बात किया मैंने, कौन सा? अस्त्र की बात किया। अब इनके जो निवास है, इनके बारे में उसने जो लिख रखा है। ठीक है। तो और आगे बढ़ जाऊं। इनके निवास, निवास को क्या बोलते हैं? ये शैलाश्रय, चित्रित गुफा, गुफा चित्रित शैलाश्रय। कई है इसमें, कई है इसमें ना, जैसे कि चवर ढाल, हाँ हाँ, ये कंटिन्यू चल रहा है ना उधर से, कंटिन्यू उसी के चल रहा है ये। चवर ढाल की पहाड़ी में कौन सा निवास है? सिंघनपुर। और कहां पर है? अब तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा सब ये। ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? चित्रित गुफा भी कह देते हैं, और कहीं पर एक वर्ड और मिलता है, चित्रित इसको ये शब्द यूज करते हैं, ग आधा हा वर, गर। ठीक है। चित्रित शैलाश्रय, ये चित्रित गुफा। ठीक, ये हो गया। अब कौन कौन सा मिल जाएगा इसमें? सिंघनपुर है, कपरा पहाड़ी भी है, ये सब। दूसरा इधर लेता हूं मैं, कपरा पहाड़ी। ठीक है। ये सब इनके ये। हो गया। उस तरफ जो है क्या लिखे हमने? अस्त्र। ठीक। कई स्थल है, बहुत बड़ी मात्रा में भी है, उसके स्थल की बात करेंगे अभी हम लोग ये। ठीक है। इसके बाद हम किस कालखंड की बात कर रहे हैं अभी? प्रागैतिहासिक कालखंड में। तो प्रागैतिहासिक कालखंड में पहला जो वाला फेज कौन सा? पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण कहां पर? हाँ, पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। ठीक है। ये अब इसके बाद जो है ये, इसके बाद का जो कालखंड है, कौन सा वाला आ गया? कौन सा वाला कालखंड आया? ताम्र पाषाण। कौन सा कालखंड आएगा? ताम्र। ताम्र के साथ साथ क्या है? वृहत पाषाण, छत्तीसगढ़ में जो भी उत्खनन किया। इसके बाद जो कालखंड आ जाएगा
इसके बाद जो कालखंड आया वो कौन सा है? एक तो ताम्र पाषाण काल। ठीक, अब ताम्र पाषाण काल में क्या है? इनके प्रयोग कौन सा वाला है इसमें? तांबे और क्या है? तांबे और पत्थर का प्रयोग। ठीक है, इनका, अब इनका स्थल जैसे कि कुछ कुछ बता रहा हूं बस अभी मैं। एक क्या है? सोरर है, चिटचारी है, और भी स्थल है, उसको आगे लेंगे अभी ये। ठीक, ये कौन सा वाला हो गया? ताम्रपाषाणिक। फिर उसके बाद में फेस किसका आ गया? किसका आया? महापाषाणिक। ठीक है, ये मोरेश्वर दीक्षित साहब ने ही ऐसा क्लासिफिकेशन किया, विभाजन किया। ठीक है, महापाषाणिक, तो महापाषाणिक काल। ठीक, अब इसमें क्या मिलेंगे हमें? तो इनके आधार इसमें क्या है? तांबा, तांबे और पत्थर, तांबे और लोहे का प्रयोग, तांबे और लोहे का प्रयोग। तो ये छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में मिला हुआ है। साक्ष्य कहां पर है इनको? कहां पर? करही भदर है, करका घाट है। ठीक है, दो लेता हूं मैं, आगे फिर लूंगा उसमें। ठीक है, कौन कौन सेगमेंट हो गया? जल्दी करो, जल्दी हो गया। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया इसमें? प्रागैतिहासिक कालखंड को जो है कितने भाग में किसने बांटा? डॉक्टर मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित ने। ये कौन सी कब किताब प्रकाशित हुआ था? 1954 में। कौन सी किताब है? मध्य प्रदेश के पुरातत्व की रूपरेखा। ठीक है, किस कालखंड का विभाजन किया उसने? प्रागैतिहासिक कालखंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, उनकी अवस्था क्या है? खाद्य पदार्थों के अर्जन की अवस्था है, खाद्य संग्रहण की अवस्था है ये। तो इस कालखंड को जो है उसने किसके आधार पर? हथियारों की बनावट के आधार पर। कितने कालखंड में? दो कालखंड। नंबर 1 क्या है? पूर्व पाषाण काल, मींस ओल्ड स्टोन एज। दूसरा क्या है? उत्तर पाषाण काल, मींस न्यू स्टोन एज। ये उसके बाद बताया था मैंने इसमें कि पूर्व पाषाण काल में। ठीक है, पूर्व पाषाण काल में क्या है? इसको, इसमें जो हथियार मिले हुए हैं उस हथियार को क्या कहते हैं? उस हथियार को क्या कहते हैं? पूर्व पाषाण के हथियार है, इनको क्या बोलते हैं? प्राचीन युगीन अस्त्र, प्राचीन युगीनास्त्र। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया? अब क्या क्या हथियार मिल गए, क्या क्या अस्त्र मिल गए? जो हाथ से चलाते हैं, हाथ से फेंकते हैं, उनको अस्त्र बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, हाथ के कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी क्या है? कुछ बिना बेत वाले और कुछ क्या है? बेत वाले। तो समझ में आ रहा होगा। फिर क्या मिला? चर्मकर्षकात्र। चर्मकर्षकात्र का मतलब क्या हुआ? चमड़े काटने वाला अस्त्र। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बताया था? कराघात हथौड़ा। क्या मिला है? कराघात हथौड़ा। ठीक है, और कराघात हथौड़ा, तो ये बोनडीला वाला क्या है? बात का है, उत्तर का है ये। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? पूर्व पाषाण काल की बात कर रहे हैं ना। इसमें क्या है? विदारणी। विदारणी मतलब ठोकने वाला, बड़ा सा ये। ठीक है, खंडक। ठीक है, और वैसी जो है किसको मिला? 5 कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ। किसने किसने खोज किया था? राय बहादुर मनोरंजन घोष ने खोज किया। कहां पर से? सिंघनपुर से। सिंघनपुर किस पहाड़ी में है? चौड़ाल की पहाड़ी का विस्तार कहां कहां पर है? शक्ति और रायगढ़ में। ठीक है, पहले जांजगीर। हाँ, फिर उसके बाद में कौन सा कालखंड आ गया? उत्तर पाषाण काल आया। उत्तर पाषाण काल के जो है, जो उनके हथियार है उनको क्या बोलते हैं? लघु पाषाणास्त्र। ठीक है, नए अस्म युग के हथियार भी कहते हैं ये। यही होगा इसमें, नए युग आ रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सूक्ष्म हथियार भी कहेंगे। मात्र उल्टी की क्या क्या इसमें है इनके पास में? एक चाकू है, फन वाला चाकू, मतलब धारदार चौड़ा चाकू, थोड़ा सा लंबा, लंबे अस्त्र। क्या मिल गया? एक ये।
और क्या मिला? बाण का फलक मिला। ठीक है, और क्या मिला? छिद्रास्त्र। छिद्रास्त्र मतलब क्या है? छेद करने वाला है ये। ठीक है, क्या है? छेद करने वाला, वो चमड़े को छेद करके सी लेंगे। ठीक है, और पानी रखने के लिए। ठीक, और क्या है? कराघात हथौड़ा। तो कराघात हथौड़ा उत्तर प्रशांत काल के कहां से मिल गया? अर्जुनी के पास बोन टीला है, वहां से मिल गया। ठीक है, वो क्या है? हथौड़ी, मतलब उसमें बेत लखा हुआ। अब इनके जो हथियार किस पत्थर के बने होते थे? एक क्या है? अकीक, वो पत्थर का एक अलग स्वरूप है। गोमेद, ये भी अलग स्वरूप है। गार, ये भी स्वरूप है। और सफेद पत्थर, मतलब कौन सा वाला? चकमक पत्थर। इससे अच्छे बनते रहे होंगे। मजबूत है ना ये, ज्यादा जो है मजबूत है इनमें से ये। ठीक है, ये सभी इनमें से ये। अब इसके साथ साथ और क्या बताया मैंने इसमें? उत्तर प्रशांत काल के और क्या है इसमें? इनकी निवास। निवास में क्या बोलेंगे इनको? चित्रित गुफा। चित्र बने हैं इसीलिए क्या बोलते हैं इनको? चित्रित गुफा बोलते हैं ये। ठीक है, फिर चित्रित ग्वर भी टर्म्स यूज करते हैं। और क्या है? चित्रित सलाश्रय। एग्जाम्पल किसका लिया मैंने? चमनडाल की पहाड़ी, सिंगनपुर। ठीक है, और उसके साथ में क्या है? कबरा पहाड़ी भी है। फिर मैंने किस कालखंड की बात कर रहा हूं मैं? अब वो जो प्रागैतिहासिक कालखंड में जो है विभाजन, पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। अब उसके बाद फिर किसकी बात कर रहा हूं मैं? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में क्या है? तांबे और पत्थर का। एग्जाम्पल कितने दो लिया मैंने? एक कौन सा है? सोरर, और दूसरा चिरचारी का। फिर किसका लिया मैंने? महापाषाण काल। महापाषाण काल में क्या है? तांबे और लोहे का प्रयोग। करीभदर, करकाभाट, क्या नाम बताया था मैंने? प्रोफेसर कामले कामले और डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र। रमेंद्रनाथ मिश्र, इसने खोज किया था 500 से अधिक स्मारक की खोज। किसने किया? रमेंद्रनाथ ने। कौन सा वाला? महापाषाणिक स्मारक कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? महापाषाणिक स्मारक। अभी बाला होकर जाएंगे तो रोड के किनारे ही है, मिलता है ये। ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या मिलेगा? इसमें क्या मिलेगा हमें? इनमें थोड़ा सा और आगे है, यहां तो हो गया। ठीक, आगे बढ़ू। ठीक है, अब जो है ये जो बताया मैंने, ये विभाजन किसके हिसाब से है? और वो किसने किया है? मुरेश्वर गंगाधर दीक्षित ने किया है ये। ठीक, अब हम कर रहे हैं इसमें कालीन ठीक। अब यहां पर ये तो पहला कालखंड कौन सा आएगा इसमें? पहला कालखंड क्या आएगा? पूरा पाषाण काल। कौन सा आएगा? पूरा पाषाण काल। पहला क्या है? पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब पूरा पाषाण मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? जैसे कि भारत के इतिहास में कहते हैं ना, ये पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। तो ये हम किसके बेसिस पर कह रहे हैं? इसमें भी आधार क्या है इनका? ऐसा इनका आधार क्या लेते हैं हम?
हथियारों की बनावट, इनकी बनावट और जलवायु परिवर्तन के आधार पर। एक कालखंड कौन सा हो गया? पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब इसमें जो है कई स्थल मिलेंगे वो। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर समझ जाओ इनमें से। एक कौन सा हो गया? पूरा पाषाण काल। तो उसमें मुख्यतः क्या करते हैं ये? उधर हम क्या पढ़े भारत के इतिहास में? ये पूर्व पाषाण काल में लोग क्या करते हैं? अब पूर्व पाषाण के साक्ष्य पुराना वाला कौन सा है? इंडिया में कौन सा मिलता है वो? एक नर्मदा घाटी वाला है ये, एक कौन सा है? नर्मदा घाटी वाला ये। तो पूर्व पाषाण काल के मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? उस कालखंड की बात कर रहे हैं तब जब वो रहते कहां पर है। अब देखो इनका भी निवास कहां पर है? ये जितने भी लोग हैं सब निवास कहां पर करेंगे? कहां पर निवास करेंगे? गुफाओं में। ये पर इसको ऐसा समझो इनमें से ये पूरा पाषाण काल में जो है जितने भी निवास है हमारे पास में, ठीक है, या फिर इस समर्थन को ऐसे कहा जाए, इस पूरे प्रागैतिहासिक कालखंड में जो निवास है वो सब के सब निवास कहां मिलेंगे हमें? नदी घाटियों में मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? नदी घाटियों में मिलेंगे। अब नदी घाटों का मतलब यह हुआ कि छत्तीसगढ़ में भी अगर निवास मिल रहा है तो कहां मिलेंगे हमें? नदी घाटों में मिलेगा ये। ठीक है, उसको नदी घाटी ले आता हूं थोड़ा सा पहले। लोकेशन को ध्यान में रखना है हमें। समझ आ रहा है? इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं। दिख रहा है? ऑनलाइन में बच्चे हैं सब, दिख रहा है ये मैप? ये दिख रहा है? छोटा हो रहा है, इसको कॉपी करके फिर कट करके आगे ले रहा हूं मैं ना। अब यहां पर अब बताइए, जल्दी बताइए मुझे। नदी, वर्मा सर बहुत रट्टे मराए होंगे, पढ़ाया ना? हाँ ठीक। ऑनलाइन में बच्चे मुझे मैसेज कर देंगे कि सब कुछ प्रॉपर इसमें दिख रहा है। ठीक, तो कहां मिलेंगे हमें ये? जितने भी प्रागैतिहासिक काल की स्थल है ये, जितने भी ये, ठीक है, वो सब के सब कहां मिलेंगे हमें? पूरा पाषाण काल एक पहले सेगमेंट हुआ। इसके पहले मैंने क्या बताया इसमें? पहला कालखंड कौन सा हो गया? पूरा कालखंड, पूरा पाषाण काल हो गया। अब पूरा पाषाण काल को जो है और छोटे छोटे जानते हैं कौन कौन सा है? पहला क्या है? निम्न पूरा पाषाण काल। पहला कौन सा है? निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल। फिर दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो ये पूरा हिम युग है, जस्ट अंत हो रहा है। ये क्या है? हिम युग चल ही रहा है, चल रहा। हिम युग बताया था मैंने, पृथ्वी बर्फ से बड़ी मात्रा में ठंडकता यदि अधिक था, तो यहां से क्या है? हिम युग चल रहा है, मगर तापमान में जो है धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। तापमान में बढ़ोतरी। तो स्वाभाविक है वो सिंघनपुर में जो है गुफाओं में बैठकर चित्र बनाते थे। तो क्यों बनाते थे ऐसे? ये टाइम ज्यादा मिलता है, बाहर जाएंगे तो ठंडे में, समझा ना ये,
अब तो भाई की गुफा में रहना है, उनको मजबूरी है, बाहर ठंडी है, ठीक है, तो क्या है, चलो वही काम कर लेते हैं, ठीक है। तो उसने बहुत सारे लघु चित्र बना, उससे वो एक तो दिखाया था मैंने, कौन सा दिखाया था उधर, उधर वो क्या नाम, नर्मदा वाला क्या है, भीम बेट का दिखाया था ना मैंने, ये कि कैसे वो हाथी में बैठ के घूम रहे हैं, उसका चित्र। तो पहले क्या हुआ, निम्न पाषाण काल। अब देखो ये मध्य पूरा पाषाण काल जब आया तो उस समय तापमान काफी ठीक ठाक बढ़ चुका है, अब वो क्या है, बाहर आता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये हिम युग के अंत हो गया, हिम युग का अंत, ठीक है। फिर मैंने कौन सा बताया था, उच्च पूरा, मगर सब के सब क्या है, पूरा ही है, उच्च पूरा पाषाण काल। अब छत्तीसगढ़ जो मिला हुआ है एक्चुअल में, जो सिंघनपुर है, जैसे कि कबरा पहाड़ी है, बोतलदा, ओंगना, जो भी मिला हुआ है ये, ठीक है। बोतलदा सबसे लंबी गुफा कहते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये उच्च पूरा पाषाण काल, तो इसमें जो है एक्चुअल में यहाँ पर तापमान अच्छा खासा बढ़ गया है, यहाँ पर तापमान में वृद्धि हो गया है, और अब ये गुफाओं से बाहर निकल रहे हैं। ये क्या है, बाहर, गुफाओं से बाहर निकल गए हैं। गुफाओं में रहते ही अभी भी, मगर फिर भी अब गुफा से बाहर, जितना भीमबेटका चढ़कर ऊपर चढ़ा होगा, फिर वहां से विंध्याचल पर्वत, सिंगनपुर से उधर बाहर निकल कर देखा, आसपास में कहां पर, रायगढ़ क्षेत्र और चमड़ढाल पहाड़ी है, तो आसपास नीचे आएंगे क्या मिलेगा उसको, मैदानी वाला क्षेत्र, तो मिलेगा नहीं ये, किस तरह से ये। तो ये पूरा क्या है, पहला पूरा पाषाण काल। फिर दूसरा सेगमेंट कौन सा बताया मैंने इसमें, कौन सा कालखंड आएगा, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण। तो मध्यपान के ऐसे थोड़ा सा पहले और ले लेता हूं मैं, यहीं पर कुछ कुछ चीजें इसमें से है, आप लोग जानते हैं इनको बस। अब इनका निवास, अब इनको ऐसा समझते चले जाइए, इनका निवास कहां पर होगा, कहां पर होगा, नदी घाटी में ये, ठीक है। तो ये पूरा पाषाण काल इनका निवास जो है, ये निवास कहां पर होगा, नदी घाटी में, ये नदी घाटी में ये। अब नदी घाटी में क्यों होगा इनका, क्योंकि सबसे जीवन के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या है, पानी। 8 बज गया, हाँ, क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, और भोजन चाहिए। अब इस कालखंड में तो जैसे तैसे करके है, खाना बहुत उस प्रकार के है, जहां भी जैसे भोजन मिला, खा पी खा अंदर घुस गया, ठीक है। मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा काम ठीक ठाक चला, उत्तर पाषाण के आते तक जो है वो धीरे धीरे क्या है, अब पशुओं को भी जो है अपना निशाना तो पहले ही बनाते थे, मगर अब उनको थोड़ा सा पालतू बनाने की प्रक्रिया शुरुआत कर रहा है, तब जाकर के जो है क्या है, वो मध्य पाषाण काल में क्या है, उनको पालतू बना लेगा। पहले पालन कुत्ते के करेगा, तो सिंगापुर में इस तरह से क्या है, बाहर निकले होंगे तो कुत्ते उत्ते पाले होंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में भी नदी घाटी में इनका निवास, तो छत्तीसगढ़ में कहां कहां में मिलेगा, कौन कौन सी नदी मिलेगा हमें, है? अब महानदी घाटी कहते हैं, तो क्या हमें यहां पर मिलेगा, महानदी घाटी का मतलब क्या हुआ, तो एग्जाम में दुर्भाग्य से पूछ दिया गया है कि महानदी घाटी करके, मगर एग्जैक्टली क्या महानदी में, क्या यहां पर कोई हमें सिंघनपुर मिला, यहां पर मिला, यहां पर नहीं मिला, समझ जो कह रहा हूं मैं ये, क्योंकि ये इनको क्या चाहिए, गुफा चाहिए, ठीक है। और महानदी जो है, ठीक है, सिहावा में हो सकता है आसपास में गुफा, ठीक है, मगर यहां तो पूरा मैदानी क्षेत्र है ना, जो ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ज्यादातर देखो तो इसमें डायरेक्टली वैसे कोई महापाषाणिक ये है, ये जो महापाषाणी ठीक है, मगर महापाषाणी भी क्या, इनको बालोद में पत्थर वाला चाहिए। रायपुर में इस तरह महापाषाणिक स्थल, समझ जो कह रहा हूं मैं ये, तो जितने भी स्थल मिलेंगे हमें, तो ये जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे सिंघनपुर वाला, तो सिंघनपुर कहां पर है, रायगढ़ में, यही पर है ना ये। तो क्या है, एक क्या है, मान नदी है इधर, ईब, और इधर केलो, केलो ईब हो गया, फिर केलो और मान, यही स्थल हुआ ना, ठीक। ऐसे कहने में जो है इन जनरल कहते थे कि महानदी घाटी में जो है मिला हुआ है, मगर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो महानदी नहीं, एग्जैक्टली मैं नहीं भी ऐसे नहीं कह सकते हैं, मगर महानदी की जो सहायक नदी है, चाहे इस तरफ वो सिंह, इस तरह चाहे वहां जो शिवनाथ नदी हो, या शिवनाथ की सहायक नदी क्यों ना हो वो, क्योंकि यहां पर क्या है, ये सब क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। अब यहीं पर जैसे कि इस तरफ जो है वो चितवा डोंगरी, कहाँ है, चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी मतलब कहां पर वो, यही बालोद वाला क्षेत्र है, यही हुआ ना, चितवा डोंगरी मतलब कौन सा, बालोद वाला क्षेत्र। तो यहां पर क्या है, बड़े बड़े क्या मिले इनको, पत्थर मिले हैं ये,
वहां पर क्या है, बड़े बड़े पत्थर। तो बालोद क्षेत्र जो है ऐसी में थोड़ा पहाड़ी वाला शुरुआत हो चुका है। ये दक्षिण हिस्सा बालोद तो क्या है, पहाड़ी वाला हिस्सा है। तो स्वाभाविक उनको निवास के लिए क्या चाहिए, उनको निवास के लिए क्या चाहिए, गुफा चाहिए। ठीक है, सबसे बुनियादी आवश्यकता उनकी किसकी है, गुफा की है। ये तो स्वाभाविक है हमें जो मिलेंगे एक्चुअल में, जितने भी पाषाणिक स्थल है, जितने भी मिलेंगे हमें, या तो कहां मिलेंगे वो, इस तरफ जो महानदी की जो सहायक नदी है उनमें। अब महानदी सहायक नदी चाहे वहां इस तरफ ईक की बात करें, चाहे वहां इस तरफ मान नदी की बात करें, ठीक है, या फिर बीच में इधर केलो भी है उनकी बात करें, केलो की घाटियों में बात करें, हसदो की घाटियों में इधर मिलेंगे, मगर यहां मैदान में नहीं। कुछ हो सकता है यहां पर कोरबा में मिल जाए, और कोरबा मिला भी है हमें। ठीक है, कोरबा मिला, कोरबा के बाद उसके इधर ऊपर जाएंगे तो सरगुजा क्षेत्र मिल जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र है। फिर कोरिया, चांग बखार, ये पूरी क्षेत्र में है। तो क्या बोलेंगे इसको, हसदो घाटी में है। और इस तरफ केलो, ईब, केलो, मान की घाटियों में है। ठीक है, ओवरऑल में कहेंगे तो महानदी घाटी कह सकते हैं। एग्जाम में बहुत पहले पूछ दिया है और महानदी घाटी उत्तर लिया है, ऑप्शन दिया था तो उनमें से, और सही है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें से। ये ठीक, हसदो घाटी मिलेगा। ये कहां पर मिलेगा, उधर ऊपरी क्षेत्र, मुरेलगढ़ है, कर्मागढ़ है, वो सब उधर वाले क्षेत्र में है ये। ठीक है, उसके बाद ये जो है इधर फिर मैकलपुर रेंज आ गया। ठीक है, मैकल क्षेत्र है इनमें से। तो कई क्षेत्र, जैसे इसमें कवर्धा वाला क्षेत्र है, कबीरधाम वाला क्षेत्र है नीचे, कबीरधाम, और उधर वो क्या बोलते हैं थुई खदान, ये पूरे किनारे किनारे स्थल यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है हो सकता है अभी भी कुछ हमें स्थल प्राप्त हो, कहीं तो मेंशन हुए नहीं है। ठीक है, अब उसी क्रम में जो है बताया मैंने कौन सा, चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी को कौन सा है, नवपाषाण कालखंड का है ये। चितवा डोंगरी क्या है, नवपाषाण काल का ये। ठीक है, तो सिंगनपुर का है, पुराना है। बोतलदा वो कब्र पहाड़ी भी क्या है, पुराना। मगर चितवा डोंगरी क्या है, नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल का मतलब क्या हुआ कि पूरा पाषाण काल, पहले क्या है पूरा पाषाण काल, फिर दूसरा मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल का मतलब ये है कि अब ये जो है गुफाओं से निकलकर थोड़ा सा पहाड़ी के जो ढलान वाले क्षेत्र है वहां पर अब वो अपना घर बनाया। छत्तीसगढ़ में कहां पर आएंगे, बालोद क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र है पूरा ये, बड़े बड़े पत्थर ही मिलते हैं। और साथ में जो है अब उनको थोड़ा सा क्या है, अब बाहर घर बना सकते हैं अपना, वो बाहर क्या अपना घर बना सकते हैं ये। ठीक, तो इस कालखंड में क्या है, अब इस कालखंड में क्या करते हैं वो, इस कालखंड में जो है वो क्या करते हैं, ये जो है पशु खाद्य संग्राहक भी है, मगर खाद्य संग्राहक के साथ साथ क्या करते हैं, अब ये पशुपालन करते हैं। तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ में क्या है, पशुपालन की प्रक्रिया यहां से शुरू। ठीक है, अब उसके बाद फिर जो है अगला फेज जो है, और इनका भी निवास कहां पर चल रहा है, कहां पर निवास चल रहा है, तो थोड़ी निवास अभी भी कहां पर है, नदी घाटी में है, नदी घाटी में ही निवास। और कौन कौन सी नदी घाटी मिलेगा, अब कौन कौन सी नदी घाटी, कौन कौन सी नदी घाटी मिलेगा, इस तरफ ईब नदी घाटी है, और केलो नदी घाटी है, मान नदी घाटी है, ठीक है, और हसदो नदी घाटी है। इनकी कोई छोटी सहायक नदी भी हो सकता है उस तरफ, टिपाखोल जैसे कि इस तरफ मिला है उधर, और भी कई इनमें से है। ठीक है, उसके बाद इधर जो है, इधर जो किनारे वाला हिस्सा है पेंडल उर्मी का पठार क्षेत्र है, वहां पर भी कुछ स्थल। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो पूरा मैकल रेंज में ये। ठीक है, मैकल रेंज में तो पहले जो पूरे किनारे किनारे मिलेंगे, मगर धीरे से क्या है थोड़ा सा पठार की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहां पर जो है गुफाओं से थोड़ी दूर की तरफ। तब वो जब घर बनाना सीख जाएगा, कुआं बावली खोदना सीख जाएगा, तो पानी की समस्या नहीं होगा, वो भोजन की समस्या नहीं है। अब उनको जंगलों में ही रहने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत मात्रा में फिर क्या है, मध्य पाषाण तक तो पशुपालन करना और खाद्य संग्रहण कर ही रहा है, मगर अब फेज कौन सा आ जाएगा, उत्तर पाषाण काल का। बस 2 मिनट और। ठीक है, कौन सा फेज आ जाएगा तीसरा इसमें, उत्तर नहीं, नवपाषाण का, सॉरी, कौन सा फेज आएगा, नवपाषाण, नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल का मतलब क्या हुआ, इसमें निवास, इनका निवास कहां पर चल रहा है, अब ये निवास कहां पर हो जाएगा, ये नवपाषाण के लोग कैसे है, ये खाद्य उत्पादक है ये, तो इनका स्वाभाविक है निवास कहां पर हो जाएगा, मैदानी क्षेत्रों में। अंतर समझ में आ रहा है ये। तो अब छत्तीसगढ़ में लोग कहां पर घूमेंगे,
ठीक है, ये महानदी के मैदान वाले क्षेत्र में घूमेंगे। ठीक है, तो पहले कहां पर वो बिल्कुल पहाड़ियों में गुफाओं में है, फिर थोड़ा सा पहाड़ के ढलानी वाले क्षेत्र में, उसके बाद कहां पर ये मैदान वाले क्षेत्र में। रायपुर इसलिए बहुत बाद में विकसित हुआ, सिंगनपुर बहुत पहले विकसित हुआ, समझा रहा नहीं? सिंगनपुर पहले विकसित होगा, कबरा पहाड़ी पहले विकसित होगा, उधर ओंगना है, बुतलदा है, अब इस तरफ कोरिया क्षेत्र में जो है बुरियलगढ़ वगैरह है, टिपकुल वगैरह भी इधर उधर। ठीक है, और इधर क्या बोलते हैं, चितवा डोंगरी है, कढ़ाई की बात, कढ़ी भात, कढ़ी भदर, सुना रहेगी ये सब इसमें। अब बस्तर में जाएंगे तो बहुत सारे मिलेंगे, कालीपुर है, गढ़घनौरा है, ठीक है, और कहीं बड़ी मात्रा में है। समझ में आ रहा है स्टोरी किस तरह चलेगी ये? अब बड़ी मात्रा में क्या मिलेगा, इधर इंद्रावती नदी घाटी में मिलेगा। अब इंद्रावती नदी घाटी मतलब इंद्रावती और उनकी सहायक नदी। ठीक है, अब जैसे कहते हैं कोंडागांव गढ़घनौरा, खबर क्या है? कौन सी नदी है? नारंगी, माकड़ी के पास। ठीक है, तो ये अब जैसे चलो इसमें एक बड़ी नदी ये है, तो एक तो क्या हो गया, ये इंद्रावती नदी जानते हैं, ठीक है, एक ये। अब ये तो इसकी घाटियों में, अब इसकी घाटी पर कई बड़ी मात्रा में मिले हैं, ये कई स्थल मिले हैं। अब इसमें हम पर जानते हैं छोटी नदी है, कल सब नदी और ये पूरे घाटी रट्टे मार के आएंगे। और इसमें 3 स्थल समझ में आ चुका है, ये 9 पाषाण लोग, तो ये इनका निवास कहां पर है? अब वो क्या है, मैदान में चले गए। कैसे सरक गया है ये, कोई पेज ही सरक गया है। हाँ, कहां पर? मैदान में। ये निवास कहां हो गया? मैदानी क्षेत्र में, ऐसा कहा जाए, मैदान क्षेत्र में। अब इसके जो है इस समय तक क्या है, ये खाद्य क्या बन गए हैं, उत्पादक बन गए हैं। मतलब अब ये खेती बाड़ी करना, खेती बाड़ी नहीं, कृषि करना जानते हैं ये खेती कृषि करना जानते हैं। तो स्वाभाविक है अब कहाँ मैदान में आवश्यकता पड़ेगी रहने की इनको, वो कुआं भी खोदना जानते हैं। ठीक है, तो अब जो है वो क्या है, किस फील्ड में चलेंगे हम लोग? नवपाषाण क्रांति का युग है। ठीक, कल इसके बाद बात करेंगे हम लोग। कल इसमें बात करेंगे जितने भी स्थल है, कल आप लोग जो है रट्टे मार करके आइए। करकाभाट कहां पर है, करीबदर कहां पर है, चिरचारी कहां पर है, ठीक है, गढ़घनौरा कहां पर है, कोंडागांव कहां पर है, महेशपुर कहां पर, और सीतालेखनी, रामगढ़, मुरियलगढ़, घोड़सर और मत्कुदीप, मल्हार जितने भी है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेगमेंट यही है। 2 सेगमेंट बताया मैंने। मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित ने क्या काम किया है, 2 भागों में विभाजित किया है प्रागैतिहासिक कालखंड को। पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरा उत्तर पाषाण काल। ठीक है, दोनों को मिक्सअप नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो है सामान्य जो है इतिहास का जो काल विभाजन होता है, हथियारों की बनावट और जलवायु परिवर्तन के आधार पर, उसके आधार पर प्रागैतिहासिक काल, उसके आधार पर जो है प्रागैतिहासिक कालखंड को कितने भाग में? 3 भाग। नंबर 1 क्या है? मध्य पाषाण, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, ये पूर्व पाषाण काल नहीं है। ये क्या है? पूरा पाषाण काल है। और नंबर 2 क्या है? मध्य पाषाण काल है। और नंबर 3 नवपाषाण काल। कल इसकी पूरी स्टोरी बता करके, स्टोरी पढ़ करके आना, ठीक है, और मुझे बताना, ठीक है। बाकी कल। थैंक यू। ऑनलाइन में जो बच्चे मैं बात नहीं कर पाए आज, अगर मैं चाहूंगा कि आप लोग नोट्स लिखे और मुझे मैसेज भी कर दे, ठीक है। एक सेकंड पीछे, ठीक है।